Students, we will be talking about geopolitics some more. Geopolitics का विकास प्रायः जर्मनी के विचारकों के द्वारा किया गया ऐसा देखा जाता है। जियोपॉलिटिक्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स is the science of the relationship between space and politics, which attempts to put geographical knowledge at the service of political leaders. It is more than political geography, which is descriptive. It springs from national aspirations, searches out facts and principles which can serve national ends. This definition is given by William Hessler. इस अगर डेफिनेशन को हम देखें तो आप देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया कि इसे एक साइंस का नाम दिया गया कि एक विज्ञान है और कैसा साइंस जो रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड पॉलिटिक्स की बात करता है, जो राजनीति और भूगोल को जोड़ने का काम करता है और भौगोलिक जो ज्ञान है उसको जो राजनीतिक नेता हैं उनके समक्ष रखता है। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से थोड़ी ज़्यादा है और ये नेशनल जो एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करता है। तो जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए राज्यों के द्वारा किया जाता है। जियोपॉलिटिक्स का आरंभ इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया। इमैनुअल कांट को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। कांट के लगभग एक शताब्दी बाद फ्रेडरिक रेड्ज़ेल ने एक सिद्धांत दिया जिसके द्वारा ज्योग्राफिक फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ता है स्टेट पर, ये बताया गया। उन्होंने स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा और उन्होंने बताया कि स्टेट लाइक एन ऑर्गेनिज्म मस्ट ग्रो और डाई, या तो वो विकास करता है और नहीं तो उसका पतन हो जाता है। 1864 से 1922 के बीच रुडोल्फ केलन, जो रेड्ज़ेल के डिसाइपल अपने आप को मानते थे, उन्होंने रेड्ज़ेल के सिद्धांत को कि जियोग्राफिक फैक्टर्स स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और स्टेट एक ऑर्गेनिज्म है विच मस्ट ग्रो और डाई, तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस सिद्धांत को, उसमें कुछ एडिशन किए, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए और उन्होंने तब जियोपॉलिटिक्स शब्द को कॉइन किया। तो जियोपॉलिटिक्स शब्द को देने वालों में हम रुडोल्फ RUDOLF रुडोल्फ और केलन KJELLEN का नाम ले सकते हैं। उन्होंने भी स्टेट को एक ऑर्गेनिज्म की तरह माना और केवल एक उसको कानूनी और जो एंटिटी है उस रूप में ही नहीं देखा। उन्होंने कहा कि स्टेट मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड एज ज्योग्राफी एंड नेचर परमिटेड एंड इनवाइटेड। द रूल्स ऑफ ग्रोथ कॉन्स्टिट्यूटेड द न्यू साइंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और ये भी उन्होंने कहा कि although it involved biological and social sciences, it was essentially a mass of theories based on geographic determinism. इसमें भूगोल की भूमिका उन्होंने बताई राज्य के विकास के लिए। केलन की पुस्तक द ग्रेट पावर्स को एक्नॉलेज किया जाता है जर्मन जियोपॉलिटिशियंस के द्वारा अपनी एक इट इज़ जस्ट लाइक अ बाइबल फॉर देम
एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में इसको देखा जाता है। दो और जो जियोपॉलिटिशियंस हुए, दोनों जो भूगोलवेत्ता भी थे, उनमें से एक सर हार्वर्ड मैकाइंडर, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, और दूसरे जर्मन जियोग्राफर थे कार्ल हॉशोफर। मैकाइंडर ने अपनी पुस्तक, पहले तो उन्होंने एक पेपर लिखा था द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 1904, 1919, 1943 में उन्होंने अपने विचारों को दिया था। और उनका जो मुख्य कंसर्न था वो ब्रिटेन की शक्ति को लेकर था, और उन्होंने ये कहा था कि लैंड पावर और सी पावर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है डोमिनेंस के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी वह ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होगी। उन्होंने ये बात अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में बताया, और ये पुस्तक उन्होंने 1919 में लिखी थी, जब वर्साई की संधि साइन की जा रही थी उस समय। उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी थी, जैसा कि आपको याद होगा, जिसके विषय में हम लोगों ने पूर्व के क्लास में बात भी की थी। और उन्होंने सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोप का जो भाग था उसको हार्टलैंड की संज्ञा दी थी, और कहा था कि हार्टलैंड वाज सेफ फ्रॉम सी पावर, और जो सी पावर है उसको चैलेंज, चुनौती मिल सकती है लैंड पावर से। तो he believed in the superiority of land power over sea power। और आपको याद होगा कि इससे बिल्कुल विपरीत विचार दिया था एल्फ्रेड टी महान ने, जिन्होंने कहा था द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। ये उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें कहा था कि सी पावर ने विश्व के इतिहास को बदल दिया। उसमें इतनी क्षमता है सी पावर में कि वह विश्व में विजय कर सकता है। ये सिद्धांत एक लंबे समय तक काम करता रहा, जो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यूरोप के कई देश, इसमें स्पेन, पुर्तगाल और आगे जाकर फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, इन सभी ने सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से अपनी पावर को बढ़ाने का काम किया था। विशेष रूप से आप ब्रिटेन को देख सकते हैं, जिसके जो ग्रेट ब्रिटेन बना, और उसके लिए कहा जाता था कि वो समुद्र का राजा है। तो मैकाइंडर एक और कहते हैं कि लैंड पावर इज मोर पावरफुल, हार्टलैंड थ्योरी देते हैं, तो दूसरी ओर महान ने अपना सी पावर की डोमिनेंस का सिद्धांत दिया, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। उनकी ये जो वेल नोन वर्क था, इट वाज पब्लिश्ड इन 1890। इस मैकाइंडर का जो विचार था उसको आगे जाकर चैलेंज किया गया, और कार्ल हॉशोफर जो जियोग्राफर थे, जियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक अन्य सिद्धांत, रिमलैंड सिद्धांत दिया और इसको चैलेंज किया। हॉशोफर और उनके सहयोगियों के द्वारा जियोपॉलिटिक्स के संबंध में 5 विचार दिए गए। पहला, उन्होंने कहा कि फॉर मिलिट्री रीजंस अ स्टेट शुड इकोनॉमिकली बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी सैन्य दृष्टि से यह आवश्यक है कि राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। इससे कि अगर कभी भी युद्ध करना पड़े तो उसे आत्मनिर्भर होने के कारण विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना न करना पड़े। दूसरा, उन्होंने कहा कि जर्मनी एक गतिशील राज्य है
और इसका उद्देश्य है पूरे विश्व को फिर से जागृत कर देना. जर्मनी इज अ डायनामिक स्टेट with a mission to rejuvenate the world and her master race through world domination. जो जर्मनी का सपना था कि जर्मन लोग आर्य जाति के हैं और वे पूरे विश्व पर शासन करने के लिए बने हैं. और उन्होंने कहा कि थ्रू वर्ल्ड डोमिनेशन जर्मनी विल ब्रिंग पीस एंड अ हायर सिविलाइजेशन. साथ ही साथ जो तीसरी बात उन्होंने कही कि ऑल एरियाज जर्मन बाय लैंग्वेज, रेस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट बी ब्रॉट अंडर जर्मन रूल. कि जहाँ कहीं भी जर्मन जाति के लोग रहते हैं, भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं या जर्मनी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ऐसे सभी क्षेत्रों को जर्मन रूल के अधीन ले आना चाहिए. आपको याद रहना चाहिए कि ये सारी बातें कब आ रही थी? आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसके द्वारा जर्मनी को छिन्न भिन्न कर दिया गया था और उसको काफी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था. चौथी बात उन्होंने कही कि बाय डोमिनेटिंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट आइलैंड, दैट इज एफ्रो यूरेशिया, Germany will occupy an impregnable economic and military position. और उन्होंने चौथी बात कही कि एफ्रो यूरेशिया को डोमिनेट करके जर्मनी के द्वारा जो एक ऐसी पोजीशन प्राप्त कर ली जाएगी आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में जो जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और तब उसके लिए विश्व पर राज्य करना, डोमिनेट करना आसान हो जाएगा. और उन्होंने ये भी कहा कि सी पावर वुड बी सर्कमवेंटेड बाय लैंड मार्चेस. पांचवी बात उन्होंने कही कि बाउंड्रीज आर टेम्पररी थिंग्स सब्जेक्ट टू चेंज इन जर्मनीज इंटरेस्ट and very useful in starting wars. So you can see that the genesis of the Second World War lies in these ideas of Hochhofer, who was an advisor, a close aide to Hitler, although later on he fell from grace and he was sent in isolation because he had advised Hitler against the invasion of Russia in 1941. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैकाइंडर की हार्टलैंड थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया और उसको रिवाइज किया गया निकोलस जे स्पाइकमैन के द्वारा, जो येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के और साथ ही साथ एक लीडिंग अमेरिकन जियोपॉलिटिशियन थे. उन्होंने कहा कि मैकाइंडर ने बहुत एग्जैजरेट कर दिया है हार्टलैंड के जो पोटेंशियलिटी है उसको, और उन्होंने ये भी कहा कि ही हैज़ अंडर एस्टिमेटेड द पोटेंशियलिटीज ऑफ द इनर क्रेसेंट विच ही रीनेम्ड द रिमलैंड. तो उन्होंने हार्टलैंड थ्योरी में मैकाइंडर के द्वारा हार्टलैंड को दिए महत्व को अंडरमाइन किया, उसकी आलोचना की. He defined Rimland as the intermediate region between the heartland and the marginal seas. उन्होंने रिमलैंड के को परिभाषित करते हुए कहा कि यह वह क्षेत्र है जो हार्टलैंड और जो समुद्र का जो मार्जिन है, समुद्र का जो किनारा है, उसके बीच में स्थित है. He called it a vast buffer zone of conflict between sea power and land power. उन्होंने बफर जोन के रूप में इसे डिफाइन किया. सी पावर और लैंड पावर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बफर लैंड के रूप में काम करता है. He declared that Macinder's dictum was false and it should be replaced by the following: who controls the rimland rules Eurasia. Who rules Eurasia controls the destinies of the world.
हार्टलैंड थ्योरी जब मैकाइंडर ने दी थी तो उन्होंने कहा था कि जो हार्टलैंड को रूल करता है वो वर्ड आइलैंड को रूल करता है, और जो वर्ड आइलैंड को रूल करता है वो वर्ड को रूल करता है। उसके बदले स्पाइकमैन ने कहा कि जो रिमलैंड को कंट्रोल करता है वो यूरेशिया को रूल करता है, और जो यूरेशिया को कंट्रोल करता है वो विश्व की जो डेस्टिनी है उसको रूल करता है। दूसरी ओर हम रॉबर्ट स्ट्रॉस ह्यूप को देखते हैं, ROBERT स्ट्रॉस ह्यूप HUPE, जिन्होंने सबसे पहले मैकाइंडर का जो सिद्धांत था उसके कई पक्षों को क्रिटिसाइज किया था। वे कहते हैं कि सर हार्वर्ड मैकाइंडर्स कॉन्सेप्ट of the heartland is today no less than when it was presented in 1904, the fundamental axiom of world politics. तो हम दोनों तरीके के लोगों को देखते हैं। एक और रॉबर्ट स्ट्रॉस ह्यूप थे जिन्होंने पहले मैकाइंडर को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि मैकाइंडर का जो हार्टलैंड का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी तरीके से आज भी उसका महत्व कम नहीं हुआ है, और जब 1904 में दिया गया था तब भी उसका महत्व था, और आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका महत्व है। 1943 में मैकाइंडर को कहा गया कि जो विश्व में परिवर्तन हो चुके थे, द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत परिवर्तन किए थे विश्व में, और परिस्थितियां बहुत बदल गई थी, पावर के मायने बदल गए थे। तो उसको देखते हुए 1943 में मैकाइंडर ने अपना जो हार्टलैंड सिद्धांत था उसको रिव्यू किया, और जो करंट वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको उसके हिसाब से उन्होंने अपने सिद्धांत को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, जिसमें उन्होंने कहा कि हार्टलैंड का जो आइडिया है वो आज और भी ज़्यादा वैलिड और यूज़फुल है बनिस्बत के वो 20 और 40 साल पहले जो उसका महत्व था। और ही फर्दर सेज दैट हार्टलैंड थ्योरी स्टिल प्रोवाइडेड अ सफिशिएंट फिजिकल बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ये एक महत्वपूर्ण बात थी, और हम देखते हैं कि मैकाइंडर के इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए 1945 से 90 के बीच में अमेरिका ने अपना जो पावर को बढ़ाने का अभियान था उसको जस्टिफाई किया उसने। मैकाइंडर ने कहा कि कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड द हार्टलैंड स्टिल ऑफर्ड अ सिंगल पावर अ चांस फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन, but he viewed the problem of winning the peace as one of finding a balance between the power constellations of the heartland and of the North Atlantic basin. तो आप देख सकते हैं कि मैकाइंडर के विचारों को आधार बनाकर अमेरिका के जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जे, ईस्टर्न यूरोप पर अपने प्रभुत्व, अमेरिका के प्रभुत्व को बढ़ाने का काम किया। उस अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से बनी कि ईस्ट यूरोप में कम्युनिज्म का प्रभाव कम हो और अमेरिका का प्रभाव बढ़े। ऑल्दो वो उसमें सफल नहीं हुआ, और आगे जाकर उसने नाटो का निर्माण कर दिया, क्योंकि मैकाइंडर कहते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक बेसिन में भी जो पावर इक्वेशंस हैं वो जिसके फेवर में होगा उसको लाभ होगा। So we see that America entered into a treaty, North Atlantic Treaty Organization, जिसमें उसने अपने जो ऐसे देश जो उसके पक्ष में थे या जिनको वो अपने नियंत्रण में रखना चाहता था उनको उसने उनमें शामिल किया। जियोपॉलिटिक्स का क्या महत्व है अगर आज की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये महत्वपूर्ण है। And if we cite two examples only, then we can see that it helps to explain the importance of the Middle East to the rest of the world. And the concern of the United States
in the power situation in Eurasia. मिडिल ईस्ट का महत्व है, एक तो उसका जो इतिहास है उसकी वजह से हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस रीजंस आर देयर फॉर इट्स इम्पोर्टेंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ इन ऑयल, जिसकी वजह से ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. और अगर इसको जियोग्राफिकल इसकी सिचुएशन देखें, देन वी कैन सी दैट इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ 3 continents and it occupies a key position in the inner crescent or rimland and is a potential zone of rivalry and conflict between the power controlling the heartland and the insular or offshore powers. जो heartland countries हैं उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकती है, क्योंकि वे इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं. अगर सोवियत यूनियन इसको कंट्रोल करेगी तो बैलेंस ऑफ पावर अपसेट होगा और उसके पक्ष में चला जाएगा. और दूसरी ओर इफ वी सी दैट विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन इंटरेस्ट इन यूरेशिया, स्पाइकमैन wrote more than 2 decades ago that the situation at this time makes it clear that the safety and independence of this country, that is America, can be preserved only by a foreign policy that will make it impossible for the Eurasian landmass to harbor an overwhelmingly dominant power in Europe and the Far East. आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से विकास हो चुका है, रेलवे के साथ साथ आज एयर जो पावर है राष्ट्रों की वो बहुत बढ़ गई है. और इसके साथ ही साथ आज तो ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए गए हैं जो जिनमें इतनी क्षमता है कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला कर सकते हैं. स्पेस सैटेलाइट्स बन गई हैं. ऐसे समय में मैकाइंडर, महान, हॉशोफर, स्पाइकमैन, ये जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके विचार थोड़े कम एप्लीकेबल दिखाई देते. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जियोपॉलिटिक्स इज बाय नो मीन्स आउटडेटेड, although some of its past concepts and applications may be outdated. And we can see that the struggle for space and power over the vast land and sea regions of the world, and perhaps even in outer space, will be a central theme in the international relations of the future. अगर आप अखबार पे नज़र डालें तो आपने देखा कि तुर्की के द्वारा कहा गया है कि 2023 में वो मून तक अपने यान को भेज सकेगा. इसी तरीके से आप चीन को देखें तो चीन भी स्पेस में अपने कदम बढ़ाया हुआ है. उसने आज विश्व के सभी देशों में होड़ मची हुई है कि वो स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेज सके. और ऐसे सैटेलाइट्स का एक गार्बेज इकट्ठा हो गया है स्पेस में. तो ये जो जियोपॉलिटिक्स, स्पेस की जो लड़ाई है वो आज हम कहाँ तक पहुँचते देखते हैं, अंतरिक्ष तक पहुँचा हुआ देखते हैं. सी, लैंड और अब अंतरिक्ष. तो जियोपॉलिटिक्स का रेलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होगा. हाँ, कुछ जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें बदलाव आ सकता है. जहाँ पहले हम सी पावर को ज़्यादा डोमिनेंट देखते थे, उसके बाद लैंड पावर को, आज हम देखते हैं कि एयर पावर टू स्ट्राइक has gained a lot of importance. So geopolitics is still relevant, and its theories like heartland theory, rimland theory given by Spikeman or other theories have remained relevant.